अरे शोभना बहू, क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया? यहाँ सबको भूख लग रही है और तुम हो कि अपने ही कामों में लगी हुई हो। सास देवकी जी बाहर से आवाज लगाते हुए बोली, लेकिन शोभना ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। ये देखकर सासू माँ तमतमाती हुई सोफे पर से उठी और सीधा उसके कमरे की तरफ पैर पटकती हुई गईं। जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा तो शोभना तो कमरे में भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। शाम के खाने का समय हो चुका है और यह है कि रसोई में ही नहीं है, जैसे घर में कोई नौकर चाकर लगे हो खाना बनाने के लिए। बड़बड़ाती हुई वो पूरे घर में घूम गईं, लेकिन शोभना उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उन्हें शोभना की कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो उस पर गुस्सा आ रहा था। अरे भला ये भी कोई बात होती है? कहीं बाहर गई है तो बोल कर जाती और जाने से पहले खाना तैयार करके जाती। कम से कम हम तो अपना पेट भर लेते। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मायके से आ जाएगी। आज उन्हें सरप्राइज देने वहां गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। घर पर तो ताला लगा हुआ था। बेचारी वो भी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना सबको समय पर मिलना चाहिए। पर यह बात बड़ी बहू को समझ में आए तब ना। मुफ्त का खाने को जो मिल रहा है। बड़बड़ाती हुई वो वापस आई और आकर सोफे पर धम से बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी ही अपनी बड़ी बहू शोभना पर गुस्सा हो रही थी। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि छोटी बहू के मायके जाने से पहले ही इतना हंगामा हुआ था, लेकिन उनके लिए ये हंगामा तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। ये सब नॉर्मल नहीं था तो सिर्फ शोभना और उसके पति अनुपम के लिए। देवकी जी इस संयुक्त परिवार की मुखिया थीं। घर में बड़े बेटे बहू अनुपम और शोभना और उनका एक बेटा 5 वर्षीय यश और छोटे बेटे बहू शुभम और माधुरी भी रहते थे। शुभम और माधुरी की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने ही हुए थे। अनुपम जहां एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, वहीं शुभम इंजीनियर था। दोनों के ओहदे में फ़र्क था, तो जाहिर सी बात है दोनों की कमाई में भी फ़र्क था, और ये कमाई का फ़र्क घर में भी सिर चढ़कर बोलता था। शुभम की हर बात देवकी जी जहां आंखें बंद करके मानती थी, वहीं अनुपम को किसी चीज़ की इजाज़त भी आसानी से मिल जाए ये बड़ी मुश्किल से होता था। अनुपम की शादी के बाद कम कमाई का ताना तो अक्सर ही सुनने को मिलता था, न सिर्फ अनुपम को बल्कि उसकी पत्नी शोभना को भी। पर दोनों चुपचाप सुनकर रह जाते थे। पर ताने तब इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि तब तक देवकी जी के पति राजेश जी जिंदा थे और उनका काम अच्छा चलता था, इसलिए खर्चे ढक जाते थे। राजेश जी का जमीन खरीदने बेचने का काम था। राजेश जी बोलने में वैसे ही कमाल के थे। जो उनके पास आता था वो सौदा करवा कर ही भेजते थे। ऐसा नहीं है कि राजेश जी ने अनुपम को अपना काम सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की थी, पर अनुपम वाक्पटुता के मामले में थोड़ा कमज़ोर था। वो लोगों को समझा ही नहीं पाता था। इस कारण उसने एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली थी। पर राजेश जी को इसमें भी तसल्ली थी कि कम से कम बेटा अपने पैरों पर खड़ा तो है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। कम से कम इतना तो कमा लेता है कि अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेगा। फिर ऊपर से वो बहू भी ऐसी लेकर आए जिसके हाथों में हुनर था, जो पार्लर का सारा काम जानती थी। पर यह अलग बात थी कि देवकी जी ने उसे ये काम कभी करने ही नहीं दिया। इधर शुभम पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था तब एक हादसे में राजेश जी की मृत्यु हो गई और तभी से सब कुछ बदल गया। राजेश जी की जो सेविंग थी और जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे, वो सब तो देवकी जी ने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि शुभम की शादी में काम आएंगे। घर का खर्चा तो अब अनुपम को ही करना पड़ेगा। खैर अनुपम ने इससे इनकार भी नहीं किया, लेकिन जितनी उसकी क्षमता थी उतना ही तो खर्च करता। पर देवकी जी उसे सुनाने से बाज नहीं आती थी। इधर शुभम की कंपनी में नौकरी लगी और उधर उसके लिए एक अमीर घर की बेटी माधुरी का रिश्ता आ गया। देवकी जी ने तगड़े दहेज के लालच में झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और माधुरी शुभम से शादी होकर इस घर में आ गई। शादी के दूसरे दिन जब माधुरी का सारा सामान ढंग से रखा जा रहा था, तो उस समय नन्हा यश भी उत्सुकता के कारण बीच बीच में आ रहा था। इधर शोभना घर में रुके रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी देवकी जी डांटते हुए बोली, बड़ी बहू अपने इस शैतान बेटे को संभालो, देखो बार बार बीच में आ रहा है। अभी बेवजह
किसी कीमती चीज का नुकसान कर देगा, फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति की बस की तो बात भी नहीं है कि उसकी जगह कोई नई चीज दिलवा भी दे। ये सुनकर सभी रिश्तेदार देवकी जी की तरफ देखने लगे। वहीं शोभना भी झेप गई। उससे कुछ कहते नहीं बना। उसने यश को गोद में उठाया और चुपचाप कमरे में लेकर चली गई। इधर अनुपम ने भी सुना तो उसको भी इस बात से काफी बुरा लगा, लेकिन जब माँ ही ऐसा कहे तो क्या कर सकते हैं, इसलिए अनुपम चुप रहा। पर धीरे धीरे माधुरी को समझ में आने लगा कि इस घर में शोभना और अनुपम की नहीं चलती। शुभम की कमाई अच्छी है, इसलिए शुभम के खिलाफ देवकी जी कुछ नहीं करती। तो जाहिर सी बात है कि अब माधुरी का सिक्का ही इस घर में बोलेगा। बस ये बात माधुरी के दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के कामों में भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसे सिर्फ देवकी जी से और शुभम से प्यार से बात करनी होती थी, बाकी को तो वो कुछ भी सुना देती थी। 5 साल के छोटे से यश को तो वो अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। घूमना फिरना, किटी पार्टी करना माधुरी को तो बस इसी में मजा आता था। जबकि सच तो ये था कि जितने पैसे अनुपम घर के खर्चे के लिए देता था उतने ही शुभम देता था। हाँ, बस कमाई शुभम की ज्यादा थी, इसलिए उसका सिक्का देवकी जी के सर पर चढ़कर बोलता था। 1-2 बार शोभना ने उसे घर के काम के लिए कहा भी तो देवकी जी ने हंगामा कर दिया। अब कम से कम कमाई इतनी नहीं है तो घर के कामों में तो मदद कर ही सकते हो। खर्चे तो तुमसे बराबर होते नहीं हैं और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। अब आज की ही बात लो, माधुरी को शुभम के साथ अपने मायके जाना था तो तैयार होने के लिए उसने अपना सूट निकालकर पलंग पर रखा था और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई थी। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे हुए थे। शोभना रसोई में काम कर रही थी। तभी यश खेलते खेलते उसके कमरे में आ गया। जब कमरे में आया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। उसे बोतल का डिजाइन इतना सुंदर लगा कि वो उसे देखने उसके पास चला गया और बोतल उठाकर उसे देखने लगा। अभी उसे उलट पलट कर देख ही रहा था कि उसके हाथ से वो बोतल छूटकर गिर गई और गिरते ही टूट गई। आवाज सुनकर माधुरी दौड़ती हुई बाहर आई। बोतल टूटी हुई देखकर और यश को उसके पास खड़े देखकर माधुरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने यश को थप्पड़ दे मारा। जोर का थप्पड़ गाल पर पड़ते ही यश रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। ये देखकर माधुरी ने गुस्से में कहा, भाभी संभालती क्यों नहीं है आप अपने इस नालायक बेटे को? देखिए कितना नुकसान कर दिया है इसने। कहती हुई माधुरी यश को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि शोभना ने उसके हाथ रोक दिए और यश को अपनी गोद में लेकर बोली, माधुरी वो बच्चा है, गलती हो गई उससे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बार बार मारो। गलती हो गई, आपको पता भी है ये परफ्यूम कितना महंगा आता है। माधुरी गुस्से में बोली, देखो माधुरी, यश बच्चा है, उससे गलती हो गई, पर तुम तो अपने आप को शांत रखो। अनुपम बीच में बोला, भैया क्या शांत रखें, वो गलत नहीं कह रही है। ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती नहीं आती है, काफ़ी महंगा परफ्यूम है। आपको क्या पता, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी किया है इसे? अचानक शुभम बीच में बोला। ये देखकर अनुपम हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। अरे इन्हें क्या पता, सब कुछ मुफ्त का जो मिल रहा है। तुम कमाते जाओ, ये लुटाते जाएंगे, इनकी औकात इतनी ही है बस। माधुरी बीच में बोली, बस करो माधुरी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम अपने जेठ से बात कर रही हो? ओहदे और उम्र दोनों में वो तुमसे बड़े हैं, सम्मान के हकदार हैं। अब की बार शोभना ने कहा, माफ़ करना भाभी, माना कि ओहदे और उम्र में छोटी जरूर हूँ, पर कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसलिए अपनी आवाज़ जरा नीची करके ही बात करना मुझसे। वैसे भी घर में जिसका पति अच्छा कमाता है उसी की तूती बोलती है, माधुरी ने कहा। ये सुनकर शोभना और अनुपम ने देवकी जी की तरफ देखा तो देवकी जी बोली, अब क्या बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो तुम लोग, जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं मम्मी, आज मुझे जानना है कि मेरा इस घर में क्या स्थान है। क्या तुम्हारी छोटी बहू को हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है? अनुपम ने कहा। देवकी जी ने शुभम की तरफ देखा और बोली, बेटा सम्मान कमाया जाता है और ओहदे और उम्र से सम्मान नहीं मिलता। इसमें कमाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। पति की कमाई का स्टेटस ही बता देता है कि पत्नी की क्या इज्जत है। बाकी तुम दोनों खुद समझदार हो, कहकर देवकी जी बाहर आ गईं। इधर शुभम और माधुरी भी तैयार होकर माधुरी के मायके रवाना हो गए और अनुपम और शोभना को ये बात बुरी तरह से चुभी थी। खैर थोड़ी देर बाद शुभम और माधुरी भी घर आ गए और आते ही बोले, मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगवा दो। अरे वो महारानी घर पर हो तो खाना बने ना, अभी तक तो खाना ही नहीं बना है।
पता नहीं कहाँ गई है बिना बोले। देवकी जी ने जवाब दिया, हे भगवान, बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझसे तो भूखे नहीं रहा जा रहा। कहकर माधुरी भी वहीं सोफे पर पसर गई। अभी शुभम मोबाइल निकालकर ऑर्डर करने ही जा रहा था कि इतने में शोभना यश को लेकर आ गई। उसे देखते ही देवकी जी बोली, कहाँ थी अब तक? यहाँ सबको भूख लग रही है और महारानी बाहर घूम रही हैं। पता नहीं है क्या ये सब के खाने का वक्त है? अब फटाफट रसोई में जा और सबके लिए खाना बना। मम्मी जी, आपकी एक बहू और भी है, उसे कहिए वो बना लेगी। कहकर शोभना अपने कमरे में चली गई। तब तक अनुपम भी घर में आ गया था। उसे देखते ही देवकी जी गुस्से से तमतमाती हुई बोली, ये आज तेरी पत्नी के इतने पर कैसे निकल आए जो खाना बनाने से इनकार कर रही है? घर में नौकर चाकर लगा लिए क्या तुम लोगों ने? नहीं मम्मी, हमने नौकर चाकर नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चों का बोझ आप लोगों पर नहीं डालेंगे। आपने इतने दिन मुझे और मेरे परिवार को पाल लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज़्यादा मैं आपका एहसान नहीं झेल पाऊँगा। कहकर अनुपम भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन अनुपम और शोभना दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पर देवकी जी या शुभम में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पार्लर का काम छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। इसलिए शोभना ने पहले पार्लर ज्वाइन कर लिया। वहाँ 1 साल काम करने के बाद फिर अपना खुद का पार्लर खोल लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते भी थे और अपनी सेविंग भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ काफ़ी तरक्की भी कर ली। इधर हालात ये थे कि माधुरी के उल जलूल खर्चों के कारण अब काफ़ी खर्चा होने लगा था। काम तो उससे वैसे ही नहीं होता था, इसलिए नौकर चाकर भी लगाने पड़े। इसलिए अब शुभम के पास ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं रहती थी और इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे, वो अलग। और अब देवकी जी उस दिन को कोसती थीं जब बड़े बेटे बहू का साथ देने की जगह उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू का साथ दिया था।